देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के आगे सामने दोस्तों सबसे बड़ी नाम को बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत के अंदर एक राज्य के अंदर बचानी है अपनी सरकार दोस्तों। इसके बाद स्थानीय चुनाव से पता चल रहे हैं कि किस ओर जनता का रुख है, बताएंगे कैसे लोगों ने चुनाव के नतीजे दिए हैं दोस्तों। शहरी क्षेत्र के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला है और इसके बाद पहली बार हो सकता है कि उत्तर भारत के एक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को दोबारा से रिपीट करे। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र और पारिवारिक संबंध से जुड़े हुए क्षेत्र अमेठी और रायबरेली पहुंच रहे हैं। दोस्तों बताएंगे कब उनकी यात्रा होने वाली है, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किस तरीके की चल रही है तैयारी दोस्तों। इसी के साथ में गोवा के अंदर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार के दौरान 1000 करोड़ के आसपास घोटाले के लगे हैं बड़े आरोप दोस्तों। इसी के साथ में थालापति विजय को लेकर आ रही है एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तर भारत के अंदर एक के बाद एक कई राज्यों के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाई देगी दोस्तों। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब और उसके बाद उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन देर रात को हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के 51 अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन के रिजल्ट घोषित कर दिए गए दोस्तों। ये पंचायत चुनाव से पहले करवाए गए हैं और शहरी क्षेत्र में कराए गए निकाय चुनाव के नतीजों से कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त तरीके का दबदबा दिखाई दे रहा है दोस्तों। राज्य के अंदर 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल है दोस्तों। ऐसे में नगर निकाय के चुनाव को लेकर 17 तारीख को जो नतीजे घोषित किए गए उसे लेकर जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि 69% इलाकों के अंदर यानी नगर परिषद और पंचायतों में कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी जो अमूमन शहरों की पार्टी बताई जाती है दोस्तों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा दिखाया है दोस्तों। चाहे देहरा हो या फिर नेर चौक हो या फिर कसौग हो या फिर नूरपुर हो, कांगड़ा हो, ज्वालामुखी हो, शाहपुर हो, इन सारे क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी का जोरदार तरीके का माहौल रहा दोस्तों। शहरी निकाय क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले 27 चुनाव की उम्मीदों को पूरी तरीके से धूमिल कर रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो शहरी क्षेत्रों के अंदर जीत हासिल करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में अगर 27 के चुनाव से पहले थोड़ा बहुत समर्थन मिल जाए तो बीजेपी वापस से सरकार बना सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का एक जबरदस्त तरीके का दबदबा दिखाई दे रहा है दोस्तों। 51 नगर निकाय, 4 नगर निगम जिसमें धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, सोलन और 25 नगर परिषद के साथ साथ 22 नगर पंचायत और टोटल 3,60,000 मतदाताओं ने वोट डाला दोस्तों। मतदान प्रतिशत लगभग 69% के आसपास रहा और ये पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इसलिए चला गया दोस्तों क्योंकि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि यानी सबसे ज्यादा जो चर्चित कांग्रेस पार्टी की स्कीम है दोस्तों, योजना है जो महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने ये अभी से नहीं 2022 से देते आ रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर जनता के मन में एक सकारात्मक विचार है दोस्तों और इसीलिए उनको जोरदार तरीके का समर्थन मिल रहा है। वहीं पर पुरानी पेंशन योजना जो बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लागू करना तो दूर की बात दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया था कि कभी लागू नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 2022 में ही लागू कर दी दोस्तों। तब से ये योजना चल रही है और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर ऐसी आबादी है दोस्तों जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति डिफेंस से यानी सुरक्षा से जुड़ा रहा है दोस्तों। और डिफेंस के ज्यादातर जो रिटायर्ड आला अधिकारी है जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं दोस्तों, अपने क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको पुरानी पेंशन योजना से भी फायदा मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत है दोस्तों। किसानों और प्रकृति खेती संबंधित कई सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की काम आ रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बनेगा जहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को दोबारा से रिपीट करेगी और इतिहास बनेगा क्योंकि अब पूरी तरीके से समीकरण शहरी क्षेत्रों में अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत है और आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी और ज्यादा एक्सपोज होने वाली है और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का इसी तरीके से गढ़ बना रहेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां लग गई है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जा रहे हैं दोस्तों। रायबरेली और अमेठी दोनों जगह का उनका दौरा 19 तारीख और 20 तारीख को होने जा रहा है, यानी आज और कल राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली में मौजूद रहेंगे दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और 2 दिनों का उनका कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी 2 दिन यहाँ बिताने वाले और आने वाले दिनों के अंदर कई उनके दौरे इन दोनों क्षेत्रों के अंदर होंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को पूरी रणनीति बनाकर मैदान में उतरने का, जितनी जल्दी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे और जितनी जल्दी प्रचार में मैदान में आ जाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ में ऋतिक मिश्रा, प्रदीप मेघवाल और अंशिका पांडे के साथ साथ सिद्धार्थ हेगड़े, ये 4 ऐसे नीट परीक्षा से जुड़े हुए छात्र हैं जिन्होंने अपनी जान दी है दोस्तों। इन 4 नीट छात्रों ने हताश होकर अपनी जान ले ली है, जिसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी सरकार का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा
कहा कि क्या आपको अंदाजा है कि ये बच्चे किस मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। और इसके बाद आगे कहा गया कि क्या आपको अंदाजा है कि कितने माँ बाप अपने पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रदीप के घर वाले उसे सीकर में पढ़ाने के लिए जमीन बेच दिया था और अब वो हमारे बीच नहीं है। आखिर किस नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बने हुए हैं जो बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। अगर ढंग से काम नहीं करा सकते तो अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दो। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते तो नरेंद्र मोदी इनको बर्खास्त करे। देश के युवा आपकी ओर देख रहे हैं और ज्यादा दिन नहीं देखेंगे, देखते देखते वो थक भी जाएंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मौका दे दिया कार्रवाई करने का दोस्तों, लेकिन कोई कार्रवाई बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए हालत और खराब होने वाली है और अगले सप्ताह तक ये फैसला आएगा जरूर की पोस्ट से हटाया गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ ऐसा लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गोवा को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। गोवा का 100,000 करोड़ रुपए का टेंडर विवाद सामने आया है दोस्तों। बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकार पर दबाव बन रहा है। आपको बता दें कि गोवा पॉलिटिक्स को लेकर अपडेट ये है कि गोवा में 1,000 करोड़ के टेंडर से जुड़ा हुआ बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सरकार भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंच गई है दोस्तों। मीडिया के अनुसार PWD के विभाग में फर्जी कागज के जरिए 1,000 करोड़ का मामला सामने आया है दोस्तों। ये शर्मनाक है। जहां गोवा टूरिज्म के नाम पर प्रसिद्ध होना चाहिए था वहां पर सावंत सरकार का भ्रष्टाचार लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है जो इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल फंसता जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि गोवा के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार के दौरान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बार बार जनता बीजेपी के खिलाफ अपना फैसला देती है दोस्तों। लेकिन तोड़ फोड़ इस तरीके से नए नए तरीके के तिगड़म लगाकर बीजेपी जैसे तैसे गोवा के सरकार में बैठी हुई है दोस्तों। पिछली बार तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि गोवा परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन कोई छोटा मोटा नहीं एक तरफा, जब तक कांग्रेस पार्टी अपने दम पर एक तरफा चुनाव नहीं जीतेगी तब तक गोवा का उत्थान नहीं हो सकता दोस्तों। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई। लेकिन ये बात सबको पता है कि तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है दोस्तों। तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थालापति विजय इस वक्त देश की राजनीति के सबसे चर्चे विषय वाले मुख्यमंत्री है दोस्तों। यानी विषय सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी की चर्चा में हो रही है तो वो थालापति विजय की हो रही है दोस्तों। हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी TVK पार्टी ने शानदार जीत हासिल की दोस्तों। ऐसे में थालापति विजय के लिए एक जबरदस्त तरीके का मामला सामने आ रहा है दोस्तों। अपडेट ये है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर 23 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। ये दोस्तों सारी सीटें ऐसी है जहां पर सांसदों ने या तो इस्तीफा दिया है या अन्य कारणों से खाली हुआ है। और तमिलनाडु विधानसभा के अंदर इस बार एक राज्यसभा की सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। ये राज्यसभा की सीट थालापति विजय के ही खाते में जाएगी। अब देखते हैं किसको राज्यसभा भेजते हैं थालापति विजय दोस्तों। तो धीरे धीरे करके थालापति विजय को लेकर ये बात स्पष्ट हो रही है दोस्तों। क्या वो राज्यसभा यानी केंद्र की राजनीति में भी सुपर एक्टिव हो रहे हैं और उनको फायदा मिलेगा। यानी उनका राज्यसभा का व्यक्ति जब केंद्र में पहुंचेगा तो वो जोर शोर से आवाज उठाएगा दोस्तों, तमिलनाडु के अधिकारों की आवाज उठाएगा जो आज होता हुआ कम दिखाई देता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई की तरफ से यानी NSUI की तरफ से देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है दोस्तों। NSUI ने कहा कि पेपर लीक बंद करो, छात्रों का भविष्य बचाओ, करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ सपनों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। NSUI ने देश के सामने ऐतिहासिक मांगे रखी है। NSUI कांग्रेस पार्टी छात्र इकाई की तरफ से जो मांग की गई, पहला यह है कि दोषी फर्मों की राष्ट्रीय ब्लैक लिस्ट बनानी पड़ेगी। यानी उन लोगों को कभी भी इससे जुड़ा हुआ काम नहीं मिलना चाहिए, परीक्षा से जुड़ा हुआ काम नहीं मिलना चाहिए। दूसरा ये कि NTA का 448 करोड़ का मुनाफा परीक्षा सुधार में लगाना चाहिए। यानी NTA को जमकर फायदा मिल रहा है दोस्तों। यानी परीक्षा कराने वाली एजेंसी 448 करोड़ रुपए कमा रही है और परीक्षा सही से कराने और परीक्षा करने की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये पैसे खर्च नहीं किए जा रहे। तो क्या NTA नाम की संस्थान बनाई गई है देश की जनता से पैसे वसूलने के लिए? ये भी सवाल भी है दोस्तों। इसके बाद NSUI ने कहा कि हमारी एक और मांग है कि NTA की वार्षिक रिपोर्ट संसद भवन के अंदर पेश होनी चाहिए। सबको आखिर पता चलना चाहिए कि NTA ने कौन कौन से एग्जाम देश के अंदर कराए हैं। इसके बाद दोस्तों CUT परीक्षा और परिणाम समय पर हो, ये भी मांग की गई है। कोचिंग माफिया पर लगाम लगना चाहिए, ये भी मांग की गई है। और CBSE UPSC का लीक प्रूफ मॉडल NTA में लागू हो, ये भी मांग की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों NSUI की ओर से छात्रों से जुड़े हुए ये सारे मांग खाते हुए बीजेपी सरकार और NTA को चेतावनी जारी कर दी गई है दोस्तों। आंदोलन तो लगातार जारी है, जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन और जोर शोर से चलता रहेगा। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री की जमकर बेइज्जती हो गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें एक मंत्री शिलान्यास करने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही शिलान्यास करने
करने के लिए पहुंचे। दोस्तों पता चला कि मंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर बिजली नहीं आ रही है। इसके बाद मोबाइल की रोशनी में बीजेपी के नेता आकर शिलान्यास कर रहे हैं। दोस्तों यानी उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का इतना संकट है कि मंत्री भी इसमें बुरी तरीके से फंस गए। दोस्तों विकास के दावे करने से पहले ही दावे ने सबके सामने बता दिया कि दावा झूठा है। आप लोगों को क्या राय है दोस्तों इस मामले पर लेकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दोस्तों जिसमें जंतर मंतर रोड स्थित 7 नंबर बंगला की सेल डीड कांग्रेस के नाम की मांग की गई है। दोस्तों अदालत ने यह भी कहा है कि पहले ये देखा जाएगा कि याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की बेंच में हुई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि पार्टी पिछले 70 साल से इस बंगले के अंदर है, यानी बंगले पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है और सरकार को इसे किसी तीसरे पक्ष को आवंटित करने पर रोका जाना चाहिए। सिंघवी ने अदालत के अंदर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1959 में ही इस संपत्ति की पूरी तरीके से कीमत चुका दी, लेकिन आज तक इसके नाम को कन्वीनियंस डीड यानी मालिकाना दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा कि कई सालों से सरकार से इस तरीके की मांग की जा रही है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हालांकि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से पहले याचिका की वैधता पर सवाल उठाए। दोस्तों कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर में कही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार को लेकर दावा किया कि 1956 में पार्टी को आवंटित किया गया था। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं इतने दिनों तक अगर किसी एक व्यक्ति के पास कोई पार्टी या कोई संपत्ति होती है तो नियमों के आधार पर ये वापस नहीं ली जानी चाहिए। दोस्तों देखते हैं इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ किया जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने पुरानी सारी संपत्तियों को ढूंढना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कई जगह से बेदखल करने की पूरी रणनीति बनाकर बीजेपी काम कर रही है। दोस्तों दफ्तर छीना भी गया और आने वाले दिनों के अंदर कई जगह पर और भी कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जानते हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग कैसे दुरुपयोग करते हैं। साथ साथ दोस्तों केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी और आईयूएमएल यानी मुस्लिम लीग की सरकार आज बनने गई जा रही है दोस्तों, यानी आईयूएमएल के 6 मंत्री बताए जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी सरकार में शपथ लेंगे दोस्तों, और 6 अन्य लोग हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़ा लगभग 24 के आसपास है, जहां पर 24 लोग शपथ लेंगे दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये चर्चा तो बना हुआ है दोस्तों। ऐसे में मुख्यमंत्री नहीं बनने के बावजूद केसी वेणुगोपाल पूरी तरीके से पार्टी के साथ खड़े हैं दोस्तों। केसी वेणुगोपाल ने अब बीजेपी की आने वाली रणनीति के बारे में बता दिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अगली कांग्रेस पार्टी सरकार को निशाने पर लेगी। तो केवल एक पार्टी को निशाने पर लेगी और वो है मुस्लिम लीग, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर उसे केरल के अंदर अपनी राजनीति करनी है तो एक पार्टी को टारगेट करना पड़ेगा और आईयूएमएल को यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को टारगेट करेंगे बीजेपी वाले दोस्तों। एआईसीसी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम लोगों ने राज्यपाल को मंत्रियों की सूची दे दी है। उन्होंने मंत्रियों के नाम की घोषणा सीधे तौर पर नहीं की और हमेशा से ये परंपरा रही है। यूडीएफ की एक सक्षम टीम मंत्री के रूप में शपथ लेगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यूडीएफ एक ऐसी बेहतरीन टीम उतारेगी जो केरल की जनता की अपेक्षाओं को अनुरूप से पूरा करेगी, यानी सही उनके हिसाब से पूरा करेगी। सरकार घोषित की गई गारंटी पर गंभीरता से विचार करेगी और इस संबंध में किसी भी तरीके की चिंता दूर करने की किसी भी आवश्यकता पर काम किया जाएगा। सरकार तो अभी बस शपथ लेने जा रही है, उससे पहले वेल्लापल्ली नटेशन को इस तरीके के भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। यानी भाजपा के नेता अब खुलकर आईयूएमएल पार्टी के खिलाफ उल्टा बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर 3 सीटें जीती है दोस्तों और बीजेपी को लग रहा है कि जो वो राजनीति उत्तर भारत के अंदर करती है जिसे हिंदू मुस्लिम राजनीति बोला जाता है, उसी तरीके की राजनीति ये लोग यहाँ करके भी सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन क्योंकि केरल अलग केस है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास एक बार फिर से यहाँ फेल होगा। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने इशारों में बता दिया है कि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किन उद्देश्यों से कार्य कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहाँ पर नीट के पेपर लीक के मामले को लेकर मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है दोस्तों, यानी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो केंद्र के एक और मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीट पेपर लीक विपक्ष की साजिश हो सकती है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यानी एक मंत्री दूसरे मंत्री से बोल रहा है कि तुम लोग नैतिकता मत दिखाओ। यानी दोस्तों साफ तौर पर पता चलता है कि नैतिकता को कितना ज्यादा हीन भावनाओं से देखा जाता है दोस्तों, और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग को अब बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं जाता। और इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अहंकार से भरा हुआ बयान है और विपक्ष पर उल्टा आरोप लगाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष मामले में जुड़ा हुआ है, जबकि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी ही पूरा तंत्र संभाल रही है दोस्तों। राजस्थान में पेपर लीक हुआ है और बीजेपी भजन लाल शर्मा की सरकार है। ऐसे में जीतन राम मांझी के बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों इंडियन यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा राज्य एग्जीक्यूटिव मीटिंग में त्रिपुरा पहुंचे थे, जहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात किया और इंडियन यूथ कांग्रेस को एकजुट करके आने वाले दिनों के अंदर त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस पार्टी
पार्टी सरकार बनाने के लिए भी संघर्ष करने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं या फिर अनुभव है कि आने वाले दिनों के अंदर त्रिपुरा के अंदर भी परिवर्तन होगा और त्रिपुरा के अंदर लेफ्ट पार्टी सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब एक बहुत बड़ा मौका है कांग्रेस पार्टी के पास राज्य में सरकार में आने का। दोस्तों देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के अंदर नीट का पेपर ही एक बड़ा मामला नहीं है। दोस्तों नीट का पेपर लीक तो हुआ जिसे 22 लाख के आसपास छात्र और उनके परिवार के लोग बुरी तरीके से परेशान चल रहे हैं, लेकिन एक और मामला सामने आता है सीबीएसई से जुड़ा हुआ, जहां पर सीबीएसई एक नए तरीके की योजना लेकर आई थी दोस्तों, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग नाम का एक सिस्टम लेकर आया गया था जनवरी 2026 में, यानी केवल कुछ दिनों पहले दोस्तों। उसके बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग के आधार पर अब जो नतीजे आए सीबीएसई में चौंकाने वाले हैं दोस्तों। कई बच्चे जिनके आईआईटी में तगड़े नंबर आए हुए हैं, यानी जेईई के एग्जाम में 96%, 97%, 99% तक लोगों के परसेंटाइल आए हुए हैं दोस्तों बच्चों के, यानी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जो हकीकत में सीबीएसई का पेपर होता है उसमें काफी कम मार्क्स दिया गया है दोस्तों। और जब ऑन स्क्रीन चेकिंग होगी तो टीचर भी डर गए होंगे कि उनका चेकिंग करने का तरीका सरकार की निगरानी में है, तो उन्होंने चेकिंग भी उस तरीके से की है दोस्तों कि आम बच्चों के जमकर मार्क काटे गए हैं और इसीलिए अंक काफी कम आए हैं और इस कारण से छात्र आगे भविष्य में नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि कई जगह पर 75% चाहिए होता है और कई सारे बच्चों के 75% भी नहीं आए, क्योंकि चेकिंग उस तरीके से उतनी मुश्किल तरीके से की गई है। इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। सीबीएसई वाले मामले पर 7-8 छात्र दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए गए तो उनको डिटेन कर लिया गया। छात्रों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच सही तरीके से नहीं की गई और रीचेकिंग के लिए भारी फीस मांगा जा रहा है। जब दबाव बना तो बीजेपी की सरकार ने रीचेकिंग की फीस घटा दी दोस्तों और 500-700 रुपए की जगह मात्र 100 रुपए लेने की बात कही गई है। सवाल से बड़ा यह है कि बच्चों के एग्जाम के अंदर जिस तरीके से ऑन स्क्रीन चेकिंग के नाम पर जमकर मार्क काटे गए हैं दोस्तों, ये एक बड़ा मामला बन चुका है। प्रदर्शन को लेकर धीरे धीरे करके भी माहौल बनता जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि नीट के बाद ये सीबीएसई का मामला भी आम जनता के बीच में बड़ा मुद्दा है तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर मध्यम वर्ग का एक बड़ा तबका धीरे धीरे करके सामने आ रहा है दोस्तों, जो बीजेपी के खिलाफ जमकर खड़ा हो रहा है। खासकर सोना को लेकर जो ऐलान किया गया, सोने को खरीदने के लिए बीजेपी की सरकार आम जनता के ऊपर टैक्स 10% लगा रही है दोस्तों और विदेशी दौरे पर जाने से लोगों को रोकने के लिए बोल रही है, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर है। तो इस तरीके के मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर बताए जाने वाले मध्यम वर्ग के अंदर एक बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है दोस्तों। यानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में अगर आप जाएंगे, वहां पर लोगों से पूछेंगे तो अब जो माहौल बन रहा है उसमें खासकर मध्यम वर्गीय लोग बीजेपी के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है और आने वाले दिनों के अंदर स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आएगी। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नीट का पेपर लीक होने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। कर्नाटका के अंदर इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने ऐलान किया। नेशनल यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी निगम भंडारी ने कहा कि वो बेंगलुरु के अंदर 21 मई को प्रदर्शन करेंगे और इसकी तैयारी भी कर ली गई है, यानी दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी पर। साथ साथ दोस्तों लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, यानी एक टैलेंट के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पश्चिम बंगाल के अंदर आम जनता को परेशान करना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीजेपी के लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि वो आम जनता पर दबाव बना रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में गाय बछड़े की खरीद ना करे। यानी ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार गाय और बछड़ों की खरीद के लिए मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में हिंदू समाज के लोग डील करते हैं और ये खरीदारी अमूमन होती है क्योंकि गाय को लेकर या फिर भैंस को लेकर लोग अपने हिसाब से फैसला लेते हैं दोस्तों। गाय या भैंस लोगों के लिए संपत्ति के तौर पर होता है और लोग बेचते हैं, पैसा कमाते हैं और लोन वगैरह भी देना होता है तो वो भी देते हैं। यानी पशुपालन का ये पूरा सिस्टम है दोस्तों, जिसमें लोग समाज के भीतर आपस में ही कई सारी डील करते हैं दोस्तों, गाय या भैंस को खरीदते बेचते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर बना दिया गया है दोस्तों, हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि वे लोग मुस्लिम व्यक्तियों को गाय बेचना चाहते हैं, नहीं ले बेच सकते क्योंकि उनको ज्यादा पैसे मिल रहे थे और वो चाहते थे कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बेचा जाए। लेकिन अब उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ऐसे फैसले मत लो। यानी दोस्तों जिस तरीके से आम जनता इससे प्रताड़ित हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं आम जनता का जो फ्रस्ट्रेशन है वो सबके सामने आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि सामाजिक रिश्ते टूट रहे हैं और खासकर हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में दोस्तों जो एक भाईचारे वाली बात थी, जिससे अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती थी और जो अच्छा पैसा देता था उसको गाय या भैंस बेचा जाता था, लेकिन अब अलग ही तरीके का मामला सामने आ रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं स्थिति खराब हुई है। साथ साथ 2014 में जब नरेंद्र मोदी को जिताना था दोस्तों, तो देश के अंदर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे। रामदेव दावा कर रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों एक और व्यक्ति श्री रविशंकर काफी ज्यादा चर्चा में आए थे जब उन्होंने दावा किया था कि 40 रुपए का तो पेट्रोल बटेगा मिलेगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाएगी। और इस तरीके के उनके दावे को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ में वो दिखाई दे रहे हैं। तो मोहम्मद जुबेर ने कहा कि गुरुदेव यानी तंज कसते हुए दोस्तों की क्या आपको रविशंकर जी याद
याद है कि आपने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी तो 40 रुपए का डॉलर का हिसाब किताब हो जाएगा और $1 की कीमत 40 रुपए होगी। लेकिन आज 95-96 से ऊपर पहुंच चुका है डॉलर दोस्तों, और जल्द ही सेंचुरी 2-3 दिनों के अंदर लगा देगी। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जो लोग खुलकर आए थे दोस्तों, और जिसमें बाबा रामदेव और रवि शंकर का नाम था, ये सबके सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। दो शब्द इन बारे में लिखिएगा जरूर दोस्तों। जो 40 रुपए का पेट्रोल दिलवा रहे थे, कोई बता रहा था कि डॉलर की स्थिति भारत के रुपए के सामने खराब हो जाएगी, लेकिन अब सबका फैक्ट चेक हो गया है। सबको अपने घर में बैठना चाहिए चुप्पी साध कर। जो भी व्यक्ति आकर ओपिनियन दे रहा है उस पर आप पूरी तरीके से जवाब देना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने वाले ये सारे लोग जो पहले न्यूट्रल माने जाते थे, निष्पक्ष माने जाते थे, आज ये बीजेपी की सरकार के साथ दिखाई देते। और बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने अपराध किया वो बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।